नमस्कार प्यारे बच्चों, सांदीपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा होगी आज, और इन प्रश्नों में से आपकी आगामी दिनों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप अपने मॉड्यूल में या फिर एक रजिस्टर में इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट डाउन कर लें और इनका रिवीजन करते रहें, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, कोई वस्तु है और समय के सापेक्ष वो अपनी स्थिति को बदल रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब ये होगा, देखिए, क्या वो वस्तु स्थिर अवस्था में है? तो देखो, वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? उसमें गति हो रही है। तो इसका आंसर आएगा कि ये कैसी होगी वस्तु? ये गतिशील अवस्था में होगी। तो इसका राइट आंसर होगा गतिशील अवस्था। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न अगला है, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थानों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे कोई वस्तु एक बिंदु से चली और दूसरे बिंदु पर जाके वो रुक गई, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थान, दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं विस्थापन। उसे क्या कहते हैं? उसे विस्थापन कहते हैं। तो उस वस्तु में इतना विस्थापन हुआ है तो उसे विस्थापन कहते हैं। वेग का SI मात्रक क्या है? तो वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ms की पावर -1। अगला प्रश्न देखते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा? तो ये विस्थापन के बारे में बताता है। तो इसका आंसर होगा विस्थापन। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान होता है? देखो, ये एक ग्राफ दे रखा है। ऊपर की तरफ ऐसे वेग है और इधर समय है, मतलब समय में वेग कितना है वो वाली बात है। यहाँ पर देखो, 0 समय पर और वेग 0 है। यहाँ से ये वस्तु ऐसे जा रही है और ए बिंदु तक पहुंच गई। ए बिंदु से ये बी बिंदु पर आएगी, बी बिंदु से ये सी बिंदु पर आएगी, इसके बाद ये डी बिंदु पर जाएगी। तो देखिए, यहाँ 0 से ए तक यहाँ पर क्या हो रहा है? वेग देखो बढ़ रहा है। ए से बी पर वेग समान चल रहा है। ये बी से सी पर देखो वेग घट रहा है, सी से डी पर फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ए बी, क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी पर वेग कैसा होगा? एक समान होगा। तो इसका आंसर होगा ए बी। अब अपन चर्चा करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न है, आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा लगा देते हैं। आप दौड़ लगा रहे हैं और 2 बार आपने उसकी दौड़ लगा दी। आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन को बताइए। तो हमें क्या क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछा गया है कि आपने कितनी दूरी चली और कितना विस्थापन हुआ। तो देखिए, तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि का दुगुना। अब क्योंकि दूरी अपन ने जो तय की गई है वो होगी वृत्त की जो परिधि है, परिधि मतलब बाहर का जो घेरा है, उसका डबल होगा। तो इसका 2 पाई आर क्या है? 2 पाई आर इंटू 2 कर दिया है। ठीक है। तो इस 2 बार चक्कर लगा दिए हैं अपन ने, तो ये तो आएगी इसकी दूरी। लेकिन आपने जिस बिंदु से दौड़ लगाना शुरू किया, आप 2 चक्कर लगाने के बाद उसी बिंदु पर आगे अगर रुक गए तो विस्थापन कितना हुआ? 0। आप चले कितना? भाई, आप तो जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो गए, तो विस्थापन हो गया 0, क्योंकि हम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ गए हैं। देखिए, जैसे आप अपने घर से अपने दोस्त के घर तक गए,
और उसी समय वापस लौट के अपने दोस्त के घर से अपने घर आ गए, तो आपने गति तो की है, लेकिन विस्थापन आपका शून्य रहेगा क्योंकि आप लौट के वापस वहीं आ गए हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल के बारे में बात है तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तक और इस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे आप बिंदु ए से चल के बिंदु बी पर गए, तो ये आपने दूरी तय कर ली, ठीक है, और उस दूरी को तय करने में आपने कितना समय लगाया, तो अगर समय का हम उसमें भाग दे दें तो क्या निकल आएगी? औसत चाल निकल आएगी। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी और उसमें अपन भाग देंगे बटे में दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो कितनी दूरी अपन चले और कितने समय में चले, ठीक है, इस प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं? औसत चाल निकालते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो अपन यहां बात आ रही है समान और असमान गति की। यदि कोई वस्तु, देखिए उत्तर देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, देखिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे हम कहते हैं एक समान गति, ठीक है। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे कहते हैं असमान गति। जैसे कोई गाड़ी है या आप हो, आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हो, फिर दोबारा 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, फिर तीसरी बार भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, तो ये समान दूरी रहेगी, एक समान दूरी रहेगी। लेकिन कभी क्या करते हो आप, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, दूसरी बार 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले, तीसरी बार हो सकता है 1 किलोमीटर में 8 घंटे चले, तो ये एक समान दूरी नहीं होगी, इसे असमान दूरी माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति, ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। सीधा सीधा है, और मुझे आप किसी गोल घेरे में चल रहे हैं, किसी गोल घेरे में चल रहे हैं, क्या बना बेटा? तो हमने बोला पायरुविक एसिड समान चाल से चल रहे हैं, थोड़ी सी ऊर्जा भी ठीक है, बाहर निकली, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक ही स्पीड से थोड़ी सी ऊर्जा भी बनी। बोला सर किसी वृत्त के चारों तरफ चलता है, हमने बोला तो वो एक समान चाल कहानी और वो जो एक समान चाल होगी क्योंकि वो हम वृत्त की परिधि पर ऐसे गोल चल रहे हैं, इसीलिए उसके लिए हमने वृत्तीय शब्द लगाया है। तो इसका आंसर होगा एक समान और कोशिका द्रव में वृत्तीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा। हमने बोला हम सिंपल लैंग्वेज में अगला डिटेल प्रश्न में है, पीएचडी कराने का काम त्वरण किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी के वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला भी देना है ना, एसिड जो था, यूनिट भी बतानी है। एसिड जो था ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया। हमने बोला खेल कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा क्रेब्स, ठीक है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या हुआ? वेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ, तो उसमें समय का भाग दे देंगे, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। माइटोकॉन्ड्रिया में अब वेग में परिवर्तन देखो, त्वरण को अपन दर्शाते हैं ए से, जिससे दर्शाते हैं CO2 बना, ए बराबर होगा V माइनस यू अपॉन टी, अपने पास V माइनस U अपॉन टी। तो अब हमने बोला V का मतलब क्या हुआ? V यहाँ पर अंतिम वेग है और U यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। मतलब अंतिम वेग में से अगर हम प्रारंभिक वेग को घटा दें और उसमें समय का भाग दे दें तो यहाँ पर त्वरण निकल आएगा। तो त्वरण का जो मात्रक होगा SI मात्रक वो होता है मीटर में। बहुत सारे धूल के कण हो सकते हैं, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली में उस वायु चलो अगला प्रश्न देखते हैं। काम करता है। मंदन किसे कहते हैं? इसका एक और मंदन का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। मंदन का क्या काम करता है? वायु को एवं मात्रक लिखिए। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। रुकना, मंदन मतलब स्पीड उसकी, गति उसकी कैसी हो जाए? धीमी हो जाए।
मंदन सबसे तो पहले ऋणात्मक इसमें त्वरण हो कोश जाएगा। मंदन बराबर केंद्र क्या होगा होते ही देखिए, नहीं। v माइनस यू तो कुल अपॉन मिलाकर टी, तीन ही और चीजें हो इसका रही हैं। मात्रक एस होगा मीटर अवस्था प्रति में सेकंड तीन उसका है, चीजें हो रही हैं। मीटर प्रति एस सेकंड को उसका अपन ने है। ठीक संश्लेषी है, अवस्था कहा है, सिंथेसिस कहा है। चलो संश्लेषी का अगला मतलब है प्रश्न यहां देखते पर हैं। तीन चीजें होंगी। डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए अपने आप को चाल रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए के और साथ कौन वेग, से प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, इनके बीच में हिस्टोन अंतर है। देखो प्रोटीन्स, तीन वो अंतर भी दे अपनी रखे हैं, कॉपी बनाएंगे। चाल और में और जंतु वेग में। कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स निश्चित के समय में साइटोप्लाज्म में वस्तु द्वारा तारक चले केंद्र गए का भी मार्ग की द्विगुणन होगा। कुल लंबाई, एनिमल सेल में, हर है एनिमल ना, सेल में और एक दूसरे में है निश्चित प्रोफेज समय है। में वस्तु के विस्थापन इतना की तो समझ दर। ही गए होंगे ना। ठीक है, तो प्रोफेज से निश्चित समय में पहले तो वस्तु द्वारा यही तो जो आएगी। मार्ग पर तो जो इसका हम मतलब चले G2 हैं के वो बाद तो की कहलाएगी अवस्था चाल। कौन सी है? प्रोफ। ठीक है, 100 शुक्राणु और या निश्चित समय स्पर्म्स में का मतलब वस्तु है के नर युग्मक विस्थापन है। की दर को कहेंगे और एक वेग। मियोसिस से जैसे चार आप एक बनते हैं। बिंदु से दूसरे बिंदु पर चल के गए तो ये तो एक कहलाएगी मियोसिस चाल। वो ठीक है, स्पष्ट रूप से कब दिखाई और देंगे? सपोज करो एनसीईआरटी वहां में से दे लौट रखा के है। भी आ गए तो चाल वो रहेगी। स्पष्ट रूप से लेकिन क्लियरली निश्चित दिखाई समय में देंगे वस्तु के अगली अवस्था विस्थापन में। की दर। अब आपने वो और दूरी फिर कितनी तय की मियोसिस है, 2 होता है। ए बिंदु से और बी बिंदु तक जाने में आपने जो दूरी फिर तय की मियोसिस वो से उसका कहलाएगा 125 विस्थापन आ में जाएगा। की जो दर है वो वेग क्लियर है बात? कहलाएगी। क्लियर तो है ये जो मियोसिस चाल वाला है सिस्टम। इसका मान नर सदैव युग्मक कैसा में होगा, n/4 धनात्मक चाहिए, होगा। मादा युग्मक में क्योंकि n ही चाल में चाहिए। तो आप एक और स्थान से बीज दूसरे बनाने तक हो, जाओगे, भले ही युग्मनज लौट के बनाने आ हो, जाओ जैसे दूसरे से पहले मैंने स्थान पर, आपसे लेकिन कहा आप चले 400 भ्रूण तो बनाने हैं। वो तो धनात्मक होगा हमेशा। अब 400 लेकिन भ्रूण जो वेग बनाने है के लिए अगर मैं आपसे इसका पूछूं मान धनात्मक अर्धसूत्री भी होता विभाजन है, कितने लगेंगे? ऋणात्मक भी होता है, और बताओ तो। शून्य भी हो सकता है। 400 जब आप भ्रूण एक बनाने बिंदु से हैं दूसरे बिंदु तो तक गए, हमको लौट के उसी कितने बिंदु पर आ अर्धसूत्री गए, तो विभाजन विस्थापन तो आपका लगेंगे? शून्य हो तो जाएगा। 400 तो नर वेग, युग्मक वेग जो राशि है वो कैसी है, देखो सदिश और राशि है। 400 ही ठीक है, मादा युग्मक। लेकिन चाल कैसी है, इनके अदिश निषेचन राशि से है। ही युग्मनज और तो भ्रूण बनेगा। अगर पेपर में प्रश्न आता है तो कि चाल 400 और नर वेग में युग्मक अंतर के लिए लिखिए, तो कितने यहाँ पर देखो मियोसिस 3 चाहिए? अंतर 100। दे रखे हैं, तो इधर आप इनको कितने याद कर चाहिए? लें, 400। महत्वपूर्ण है तो और कुल एग्जाम में कितने आ जाते हैं ये। मियोसिस चाहिएंगे? ठीक है, 500 अगला प्रश्न देखो, मियोसिस। ये अति दीर्घ उत्तरीय ठीक है प्रश्न, भाई, मतलब बढ़िया, 4 अंक सबको वाले क्लियर है प्रश्न है ये बात। भैया। तो जितने 4 भ्रूण अंक का मैटर है। निम्न सारणी के लिए वेग समय ग्राफ बनाइए। वेग, देखो इधर वेग दे रखा है, इधर समय दे रखा है, तो ये ग्राफ हमें बनाना है। तथा कार द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन कितना हुआ वो ज्ञात करना है। स्वागत। सारे पिस्टल हो तो देखो सकते हैं, इधर समय तो का इसकी यूनिट मान होती है रखा पिस्टल, जैसे और 5 इस पिस्टल के परागण की क्रिया होगी, 15 सेकंड, इसकी क्रिया होगी, 25 परागण की क्रिया होगी, और परागण की विलियम्स एंड और इधर हाइड देखा है वेग, ठीक है। 2 4 6 8 चलिए 10 आगे 12 देखते हैं। 14। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ, तो क्योंकि हमारा पोलेन इसका बन ये चुका जो है, ग्राफ है वो इस तरीके ठीक से है, हमें पोलेन ही बनाना था। सीधी रेखा में ये अब यहाँ पर अपन कुछ और ग्राफ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसका जो विस्थापन है वो देखें। ये जो पोलेन है, ग्राफ का समय अक्ष से ये कैसा होगा? यूनिसेल्यूलर होगा, समय अक्ष से घिरा क्षेत्र, वाई लेयर्ड होगा। वाई लेयर्ड का मतलब इस पर एक तो क्या होता है, ये है इंटाइन होगा, वो क्या ये और एक शून्य है, फुल कौन सी सेल, कौन सी कवरिंग होगी, ये इसकी कवरिंग किसकी? बी है। तो ओ अब इधर देखते हैं, बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 देखा है, ओ उनमें क्या होगा, ये मतलब जनन यहाँ से कोशिका, लेके यहाँ ओ बी, इसमें गुणा कर देंगे ए और बी का। ठीक है, ए और बी का। तो अब देखिए 1/2 तो हम फॉर्मूले से रख लेंगे। ओ और बी का मान देखो, ये यहाँ पर 30 है तो ये 30 लगा देंगे। ये देखो 30 दिख रहा है ना, ये बी पर 30 दिख रहा है तो ये 30 लगा देंगे। तो इसका गुणा कर देंगे 12 से। ए बिंदु कहां पर जाता है, तो देखो इधर ए बिंदु 12 पर आता है, तो इसका गुणा 12 से कर देंगे, तब ये हमारा जो उत्तर है वो आएगा 180 मीटर। इस तरीके से हम विस्थापन को ज्ञात कर लेंगे। तो आपको एग्जाम में क्या क्या करना है, आपको एग्जाम में एक तो ये ग्राफ बना के आना है और ये आंसर भी देना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रमेश अपने घर से 8 बजे निकला। 8 पर वो निकलता है अपने घर से, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां 15 मिनट वो रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। ठीक है, उचित पैमाना मानकर रमेश की गति का
दूरी समय ग्राफ बनाइए। देखिए वो 8 बजे निकला, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला, 10 मिनट में बाजार पहुंचता है, तो 8:10 पर वो बाजार पहुंच गया होगा। 15 मिनट वहां रुका, तो 10 मिनट में 15 तो 8:25 तक वो वहां रहा होगा। 5 मिनट में घर वापस आ गया वो, वहां से फिर 5 मिनट लगे उसे घर वापस आने में। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें चाल दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड की, और 10 मिनट मतलब 10 मिनट में 600 सेकंड होंगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है, तो 10 मिनट में दूरी तय करता है वो, तो 2 इंटू 600 बराबर 1200 मीटर। ठीक है, तो देखिए 8 बजे जो वो घर से निकला था, तब समय अंतराल कितना था, 0 मिनट पे निकला था, तो विस्थापन हुआ 0 मीटर। 8:10 पर उसको कितना समय लग गया, 10 मिनट लग गए। कितने लगे, 10 मिनट लगे, तो इसका समय अंतराल विस्थापन आया वो हो गया 1200। 8:25 पर समय अंतराल तो हो गया 25 मिनट, लेकिन वो वहीं था, बाजार में ही था, तो विस्थापन तो उसका 1200 ही रहेगा। 8:30 पर मतलब समय अंतराल 30 मिनट बाद वो फिर लौट के घर आ गया। अब जब भैया घर लौट के यहां से गया, लौट के वहीं आ गया, तो विस्थापन तो उसका 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा 0। एक बार दोबारा समझिए, देखो चाल उसकी कितनी दे रखी है, 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब 8 बजे रमेश अपने घर से जब निकला था, तो 10 मिनट बाद वो बाजार पहुंच गया, 10 मिनट बाद। अब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। तो मतलब 600 सेकंड में वो 2 की स्पीड से गया, तो 2 गुणा 600 करेंगे तो 1200 मीटर आ जाएगा। उसकी दूरी तय कर ली उसने 1200 मीटर। ठीक है, तो देखो 8 बजे विस्थापन 0 है, क्योंकि वो घर पे है, समय भी 0 होगा। लेकिन 10 मिनट बाद 8:10 पर वो बाजार पहुंच गया, तो बाजार पहुंचने का उसका विस्थापन आया 1200। और 8:25 पर भी वो बाजार में ही था, तो समय अंतराल तो 25 हो गया, लेकिन वो बाजार में ही है, तो अभी विस्थापन उसका 1200 ही रहेगा। लेकिन 8:30 पर वो घर वापस लौट आया है, मतलब 5 मिनट बाद ही लौट आया, तो मतलब 25 में 5 और जोड़ देंगे तो समय अंतराल तो हो जाएगा 30, लेकिन विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि घर से वो फिर वापस आ गया अपने घर पर, बाजार से घर आ गया, घर से बाजार गया, बाजार से घर आ गया, तो विस्थापन हो गया 0। जब वो घर पे था तब भी विस्थापन 0 था, लौट के बाजार से घर आ गया तब भी विस्थापन 0 है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। देखो इधर ये इसका ग्राफ बना हुआ है। पहले वो घर पे था, जब वो घर पे था तब देखो 0, समय अंतराल 0। 10 मिनट बाद वो ए स्थान पर पहुंच गया, मतलब बाजार में पहुंच गया, तो उसने कितनी दूरी चली, ये 1200 मीटर चली। फिर वो यहां से लेके यहां तक मतलब 15 मिनट वो बाजार में रुका था, तो वो जब 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 मिनट तक वो बाजार में ही था। तो यहाँ देखो विस्थापन ये सेम रहेगा, यहाँ भी 1200 है ए पर, तो बी पर भी 1200 रहेगा, लेकिन सी पर लौट के वो फिर घर से घर आ गया अपना, तो 30 मिनट पे इसका देखो विस्थापन फिर से 0 पर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण, और गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये ज्ञात करना है। v बराबर u प्लस ए टी, इसे याद कर लो। गति का पहले समीकरण को कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो देखिए ये इधर वेग दे रखा है, तो इधर तो वेग दिया है मीटर प्रति सेकंड में, और इधर समय दिया है t। ग्राफ से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, बिंदु ए पर, और t समय में बढ़कर वो v हो जाता है। वेग एक समान त्वरण a से बढ़ रहा है, तो जो ग्राफ है उसमें दिया है o से a तक बराबर CD, इधर CD, OA, CD, ये होगा u। तो u का मतलब क्या हो गया, इसका प्रारंभिक वेग। OE, देखिए OE बराबर BC, ठीक है, BC, तो ये होगा इसका अंतिम वेग।
तो u कहलाएगा प्रारंभिक वेग और v कहलाएगा अंतिम वेग। ठीक है, वेग में परिवर्तन जो होगा वो t समय में कितना आएगा। तो अब देखिए BC बराबर BD प्लस CD, तो BC बराबर होगा BD प्लस OA, तो अंतिम वेग V बराबर होगा VD प्लस U, क्योंकि जो OA है वो U के बराबर है, तो V बराबर होगा BD प्लस U। ये आ गया अपना पहला समीकरण। पुनः चूंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या हुआ, अतः वेग में परिवर्तन बराबर होगा त्वरण इंटू समय। त्वरण को हम दर्शाते हैं A से और समय को दर्शाते हैं T से, तो BD बराबर हो जाएगा A गुणा T, या फिर BD बराबर होगा AT। BD बराबर क्या होगा, AT होगा। समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण V बराबर AT प्लस U, या फिर V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। इस तरीके से हम ये समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। मैं लास्ट में आपके इन पूरे प्रश्नों को और इस चैप्टर को स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो आप वहां से इनको अपनी फेयर में पूरी तरीके से वीडियो को पॉज करते जाएं और उतारते जाएं, और या फिर मॉड्यूल है आपके पास तो फिर मॉड्यूल में भी इसको आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय है नहीं, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और फास्ट करिए स्कोर अच्छा करने के लिए। उम्मीद है यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको, और आप इन्हें याद करोगे तो आपके बेहतर नंबर आएंगे। संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जब आसमान में प्रश्न 4 को देखते हैं, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, प्रकाश की चाल तेज होती है इसलिए बिजली हमें पहले दिख जाती है, और ध्वनि की चाल उससे स्लो होती है इसलिए वो आवाज हमारे पास देर से आती है। यदि बिजली की चमक और बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल 4 सेकंड का है, उनके बीच में 4 सेकंड का ये समय अंतराल है, तो बिजली गरजने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल है वो 346 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश की चाल बहुत अधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। तथा ध्वनि की चाल बहुत कम है, 346 मीटर प्रति सेकंड है। ये 346 चलेगी जब 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी प्रकाश की चाल एक सेकंड में, ठीक है, और ये 340 मीटर चलती है एक सेकंड में। अतः बिजली गिरने के स्थान से प्रेक्षक तक प्रकाश तत्काल पहुंच जाता है, लेकिन ध्वनि को यह दूरी तय करने में कुछ समय लगता है। अतः बिजली की चमक पहले दिखाई देती है एवं इसके कुछ समय पश्चात हमें बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। यदि दोनों घटना के मध्य 4 सेकंड का अगर गैप है तो इतने समय में ध्वनि द्वारा जो तय दूरी होगी वो होगी चाल इंटू समय। तो चाल है उसकी 346 इंटू समय अंतराल दे रखा है हमें 4, तो 340 का गुणा हम 4 से करते हैं तो ये उत्तर आता है अपना, ठीक है। लगभग 1.4 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। इस तरीके से हम इसका उत्तर निकालेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें ये हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। ए द्वारा कितनी दूरी तय की गई और किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई, ए या बी द्वारा, ये भी देखना है हमें। किसका वेग अधिक है, ए का वेग अधिक है या बी का वेग अधिक है। कौन सी वस्तु बाद में चलना प्रारंभ करती है, ए करेगी या बी करेगी, ये हम इस ग्राफ को देखकर पता लगाएंगे। अधिक चाल वाली कार कितने सेकंड बाद कम चाल वाली कार को ओवरटेक कर देगी, मतलब उसको से साइड लेके और आगे निकल जाएगी। इस तरीके से हमें इन 5 बिंदुओं के प्रश्नों के उत्तर इस ग्राफ को देखकर देने होंगे। तो देखिए,
ए द्वारा तय दूरी है 20 मीटर, ठीक है। ए के द्वारा जो दूरी तय की गई है, ए के द्वारा जो तय की गई है दूरी वो है 20, ठीक है। तो ये 20 मीटर, ठीक है। अब बी द्वारा अधिक दूरी तय की गई है, क्योंकि बी के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो है 25, तो ए से ज्यादा दूरी चली है बी ने, तो बी के द्वारा दूरी अधिक तय की गई है, ठीक है। अब इधर देखो, इनका वेग देखो, ए ऐसे चल रही है नीचे की तरफ, लेकिन बी जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ। इसका मतलब वेग किसका अधिक होगा? तो वेग अधिक होगा बी का, ठीक है। अब देखो इधर, ए यहां से चलना शुरू कर रही है यहां से, और बी यहां से चलना शुरू कर रही है। इसका मतलब ए पहले चली है और बी बाद में चली है, तो बी ने बाद में चलना प्रारंभ किया है और ए ने पहले चलना प्रारंभ किया है, ठीक है। बी ए को टी समय पर ओवरटेक कर रही है, तथा बी टी को 1 पर चलना प्रारंभ कर रही है। देखो 1 और 2 का मतलब क्या है, वो 1 और 2 इनका समय दिया गया है। यहां से देखो, जैसे 1 और ये 2, देखो ओवरटेक कहां हो रहा है? 2 नंबर पे, मतलब समय को जब 2 सेकंड पर ओवरटेक कर रही है। लेकिन बी ने चलना शुरू तो किया है 1 सेकंड पर, ठीक है। अतः बी 1 सेकंड के बाद ए को ओवरटेक कर रही है 1 सेकंड के बाद। देखो यहां से 1 से चलना शुरू किया बी ने, लेकिन 2 पे जाके इसने ओवरटेक कर दिया और आगे चली गई, तो 1 सेकंड का समय इसमें लगेगा, है ना। तो 1 सेकंड बाद ये ओवरटेक कर देगी इसे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न लिखित वेग समय वक्र की सहायता से गणना कीजिए, ठीक है। तो वस्तु का हमें एक तो क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है, और दूसरा वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो त्वरण बराबर होता है वेग समय वक्र की ढाल, त्वरण बराबर वेग समय वक्र की ढाल। तो ए बी अपॉन ओ बी, मतलब ए बी, ये ए और बी, इनमें भाग दे दें किसका? ओ मतलब 0 और ये 10, ठीक है। तो यहां से यहां तक चले तो ये आएगा 10, और ए और बी का ये जो बिंदु है ये जाके मिलता है 20 पर, तो 20 में भाग दे देंगे हम 10 का, तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखें इसकी चली गई दूरी, तो v माइनस टी वक्र का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसमें ओ ए बी होगा, तो 1/2 इंटू ओ बी इंटू ए बी, ओ बी इंटू ए बी करेंगे तो 1/2 इंटू ये मान आएगा इसका 10, ठीक है, और ये मान आएगा इसका 20, तो 2 से इसको काट लो तो 5 बार कटेगा, 20 गुणा 5 करेंगे तो ये 100 आएगा, तो 100 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलो इतने ही प्रश्न है आपके इसमें, मैं इसको एक बार से स्क्रॉल और कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके और इनको अपने नोट डाउन कर लें, ठीक है, और इसको याद भी कर लें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो आप इनको याद भी कर लें और अपने मॉड्यूल में या फिर अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें। मैं सभी प्रश्नों को एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूं, तो आप इसे याद कर लें, ठीक है। इसी प्रकार अभी आपका कुछ बच्चों की डिमांड है कि जो 5वां चैप्टर है, जो सेल से संबंधित चैप्टर है, उसका भी केवल फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हल हुए हैं, उनके बड़े 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले ये प्रश्न रह गए हैं, तो उनका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपकी परीक्षा से पहले मिल जाएगा, तो आप उनको भी याद कर लेंगे। वीडियो थोड़े से लेट हो गए हैं और परीक्षा आपकी बहुत नजदीक आ गई है। देखिए, और मैं एक बार पूरे चैप्टर को ही स्क्रॉल कर देता हूं, तो आप थोड़ा सा इनको भी याद कर लें, जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर है, तो इनको भी आप ऐसे याद कर लें, ठीक है। चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे में निकालते हैं तो किलोमीटर में आएगा, और सेकंड में निकालेंगे तो फिर मीटर में आएगा, ठीक है। वेग क्या है? जैसे निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, एक पर्टिकुलर दिशा में अगर कोई चलता है तो वही वेग कहलाएगा, ठीक है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और वेग का फॉर्मूला क्या होगा? तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय,
और चाल का मात्रक होता है, अगर सेकंड में निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड और घंटे में निकालेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो इनको आप वीडियो को पॉज करके और लिख लें। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो गति से संबंधित है, इसके ये प्रश्न और उत्तर हैं, व्याख्या सहित हैं। और आपसे फिर एक अनुरोध है कि आप सांदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना यूं ही प्यार बनाए रखें, और आगे इसी तरीके के आपको वीडियो और मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।